बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, ला दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर से 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज के एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला का रेप एंड मर्डर होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ मर्डर तक नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला दबाकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर लगे कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तो तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे ये साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या उस रात वहाँ पे कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो वो कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात। इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में जब आपका सच से सामना होगा तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं इन फीमेल डॉक्टर को निशा नाम से रेफर करने वाला हूँ एंड ये इनका रियल नेम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। निशा एक जूनियर डॉक्टर है जो कि कोलकाता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज के एंड हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। 8 अगस्त 2024 को निशा अपनी दिन की ड्यूटी की तरह नाइट शिफ्ट पर होती हैं और वह अपनी ड्यूटी कर रही होती हैं, और हर दिन की तरह रात के 11 बजे उनको उनकी मदर का फोन आता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा रहती है। फोन पर उनकी मदर उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया और तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना, जिसके रिप्लाई में निशा बोलती हैं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और अभी वो कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हैं, उसके बाद वो अपनी कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी मदर से फ़ोन पर बात करने के बाद निशा पेशेंट्स को देखने चली जाती हैं। सारे पेशेंट्स को देखने में और निशा को अपना सारा काम खत्म करने में रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के ही कैंटीन में बैठ जाती हैं, जहां वो लोग बैठकर साथ में खाना खाते हैं और थोड़ी बातें भी करते हैं। बातें करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और निशा थोड़ी थकान फील कर रही होती हैं। थकान को दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार रूम में निशा जाके आराम करने लगती हैं। आराम करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं और निशा सेमिनार रूम से बाहर नहीं आती हैं, जो कि काफ़ी अनयूजुअल था, क्योंकि निशा कभी भी आधे 1 घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट शुरू होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स चेक कर रहा था, और वो ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है, और जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तभी उसके आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, और उसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख को सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल में निशा की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ के खड़े सब लोगों के लिए ये एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल की वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। आसपास के सारे लोग निशा की बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और उसे इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एट द एंड निशा कुछ ही घंटों में अपना दम तोड़ देती है।
हॉस्पिटल के कुछ लोग ऐसे थे जो इस मर्डर एंड रेप केस को नॉर्मल केस बताने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज वो उस हॉस्पिटल का नाम बचा सकें। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती हैं तैसे ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट्स से साफ साफ पता चलता है कि किसी ने जबरदस्ती निशा के साथ गलत करने की कोशिश की है, और जब उस इंसान से निशा अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस इंसान ने निशा का गला घोंट दिया, उसे बहुत बुरी तरह से मारा भी और फिर उसका रेप किया। और इसके सारे प्रूफ मिलने के बाद इस केस को पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था, और किस्मत से पुलिस को वहां पर निशा के नेल्स और कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, और वहां पर एक ब्लूटूथ नेकबैंड भी मिलता है। ये केस और भी आसानी से सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरास होते, बट बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बट जिस रास्ते से सेमिनार रूम के अंदर एंटर करा जाता था उस रास्ते पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा के 3 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक की फुटेजेस चेक करते हैं। उस टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने के बाद ये पता चला कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए। एक एक करके पुलिस वाले इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग उस टाइम पे वहाँ पर क्या कर रहे थे और इस बीच उनको वहाँ पर कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उन सभी लोगों का ब्लूटूथ ऑन करके ये चेक कर रहे थे कि वो ब्लूटूथ हेडसेट उनमें से किसका था, क्योंकि आपको भी पता होगा अगर आप एक बार किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को एक बार अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो दोबारा ऑन करने पर आसानी से आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि उन 6 लोगों में एक लोग का ब्लूटूथ डिवाइस उस ब्लूटूथ हेडसेट से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे काम को मैनेज करने में। लाइक आपने बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की ड्रेस में ऑफिसर्स खड़े होते हैं जिनका काम होता है कहीं भी विदाउट रीजन भीड़ इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद पुलिस वाले उससे और सख्ती से पेश आते हैं। पर संजय रॉय उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे में होता है। जिस बीच पुलिस वाले संजय रॉय का फोन चेक करते हैं जिसमें भर भर के पोर्नोग्राफी का कंटेंट मिलता है, जिसके बाद पुलिस को ये कंफर्मेशन मिल चुकी होती है कि निशा का रेप और मर्डर संजय रॉय ने ही किया है। फिर पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं। एट द एंड संजय रॉय अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है कि उसने ही निशा को मारा है और उसका रेप भी किया है। ये पता लगते ही पुलिस संजय रॉय के घर प्रूफ्स इकट्ठा करने जाती है। संजय रॉय के घर जाते ही पुलिस वालों को एक शूज मिलता है जिस पर खून के धब्बे थे और उसका सैंपल पुलिस वाले कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और ये वही कपड़े थे जो उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे ये साफ जाहिर था कि संजय प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। बट जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था तब वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो क्या ये वो सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले? जस्ट बिकॉज वो उस समय नशे में था। बाद में पुलिस वाले उस शूज पर मिले ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करवाते हैं तो वो निशा के ब्लड सैंपल से मैच कर जाता है, which was a solid proof against संजय रॉय। इवन सारे प्रूफ्स और डिटेल्स को मैच करने के बाद
ये पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो वहाँ की उसे काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से हॉस्पिटल की 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके थे और संजय की नजर निशा पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में गई थी। निशा को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो काफी देर तक उस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई उस फ्लोर पर ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसको लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है, तब वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। 45 मिनट्स तक ये आदमी निशा के साथ क्या क्या किया होगा और निशा कितनी पेन से गुजरी होगी, ये सोचकर किसी का भी दिल सहम जाए। स्पेशली निशा के पेरेंट, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। एंड निशा अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, तो उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। एंड गाइस, ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत सारा सच आना बाकी है। 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। क्या उस रात सेमिनार हॉल में निशा के साथ सिर्फ संजय ही था या फिर और भी लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं, और संजय रॉय के साथ क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट में बताइए। और इस केस से रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।